नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिकल फिज़िक्स। जो पिछले चैप्टर्स थे या पिछली वीडियोस थी उनके अंदर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिकल फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल में, बहुत ब्यूटीफुली अलॉन्ग विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस किया। और जो सेकंड पार्ट रहा उसके अंदर हम लोगों ने एंट्रोपी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया एंड वी डिस्कस दैट एंट्रोपी एस्टैब्लिश्ड अ ब्रिज बिटवीन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स। फिर जो थर्ड पार्ट था, या मैं कहूँ कि थर्मोडायनेमिकल गीता का जो तीसरा अध्याय था, वहाँ पर हमने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की बात करी और हम सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, इन सब को डिस्कस करते हुए थर्मो इलेक्ट्रिक इंजन तक पहुँच गए थे। So today we are here with the fourth part of thermodynamics, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस की, पोटेंशियल्स की, उनकी इंटर रिलेशनशिप्स की। और अब हम धीरे धीरे रियल लाइफ प्रोसेसेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स इक्वेशंस की। जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं जो कि पोटेंशियल्स को इंटर रिलेट करती हैं, उनको यूज़ करके आगे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हैं थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमेशा से माना जाता है फिजिक्स में कि आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स आपको समझ आ जाता है, लेकिन मैक्सवेल का मैथमेटिक्स समझने के लिए ब्रेन की अटेंटिवनेस चाहिए। ब्रेन तो सबके पास होता है, सो अटेंटिवनेस ऑफ योर ब्रेन जो है वो ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट। सो इससे पहले कि हम मैक्सवेल पोटेंशियल्स या मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की बात करें, वी मस्ट डिस्कस अबाउट फ्यू टर्म्स विच वी विल बी डिस्कसिंग थॉरोली इन दिस चैप्टर, या मैं कहूँ कि जिनको बार बार यूटिलाइज किया जाएगा, जिन रिलेशनशिप्स को बार बार यूज़ किया जाएगा। और पिछले कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े उनको कुछ तोड़ मरोड़ कर, कुछ रीअरेंज करके हम एक नए तरीके से पेश करेंगे। सो टुडे वी आर हेयर विद द डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या फिर थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस। सो आई मस्ट डिस्कस, ये वाला मार्कर नहीं चल रहा है, सो वी मस्ट डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस, या फिर इनको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स। ये पोटेंशियल नेम कहाँ से आया, क्या इरादा था इसका, कहाँ इसको यूज़ किया जाएगा, ये सब हमें डिस्कस करना है। कई बार एग्जामिनेशन में सीधा क्वेश्चन आ भी जाता है। जिन स्टूडेंट्स को बीएससी के एग्ज़ाम देने या एमएससी के एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वहाँ पर सम टाइम सीधा आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस या व्हाट आर वेरियस थर्मोडायनेमिकल स्टेट पोटेंशियल्स। तो आपको सबसे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी होती है। द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 4 वेरिएबल्स: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। अभी तक हमने यही पढ़ा कि अगर हमें किसी सिस्टम की स्टेट को पता करना है कि वो किस थर्मोडायनेमिक स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें उसका प्रेशर पता होना चाहिए, हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए और हमें एंट्रोपी की वैल्यू को पता होना ज़रूरी है। एंड वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is the law of conservation of energy and second law gave us the direction of flow of energy। तो हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर ली है कि जो फर्स्ट लॉ है वो हमें ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, कि भैया हम सिस्टम को हीट देंगे, वो हीट 2 पार्ट्स में कंज्यूम होगी। 1 पार्ट ऑफ द हीट विल बी कंज्यूम्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सेकेंड पार्ट इज रिजर्व फॉर वर्क डन। तो वो वर्क डन में कंज्यूम हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ ने बताया कितना पार्ट हीट में जाता है, कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाता है, कितना पार्ट वर्क परफॉर्म करने में जाता है एंड इन विच डायरेक्शन द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स। ये बातें फर्स्ट लॉ ने नहीं करी, तो इन सारी बातों को किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। फिर हमने एंट्रोपी के टर्म में इन लॉज को डिफाइन किया। सो इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एवरी फिजिकल प्रोसेस प्रोसीड्स इन अ डायरेक्शन so as to increase the entropy of the system.
So however it was observed, it is also observed that every process in which energy is conserved and entropy increases do not necessarily take place. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट लॉ ने कह दिया कि भैया इतना इतना पार्ट इसमें जाना चाहिए, कि हीट है इसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाना चाहिए, कुछ वर्क में जाना चाहिए, कितना किस में जाना चाहिए इसकी बात नहीं हुई। सेकेंड लॉ ने वो बता दिया कि कितना किस में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ये तो कह दिया कि हीट दे दी, ये होगा ये होगा, उसके होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये बात इन दोनों लॉज ने नहीं करी। तो जिसको ये कह दिया फर्स्ट लॉ ने कि हीट दे दी भैया वर्क परफॉर्म होगा या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, सेकंड लॉ कह देता है इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो प्रोसेस भी पॉसिबल है या नहीं है इन रियल लाइफ, इसकी बातें इन दोनों लॉज ने नहीं करी। सो देयर आर फ्यू कंडीशंस विच मस्ट बी स्टडीड टू नो वेदर द आई मस्ट से द process will be feasible or not. So to check the feasibility of occurrence of a process, we must understand few thermodynamical relations या few parameters, और वही few parameters क्या हैं, thermodynamical potentials हैं। Basically these can be defined in terms of energy. Sorry. So I must say that there are some other conditions which must be defined under various set of restrictions, and we call them thermodynamical functions or thermodynamical potentials. So आपको यहाँ पे इनको अगर इसको define करना है, you will say that the energy terms defined under various constraints which are utilized to check the feasibility of a thermodynamical process are called thermodynamical functions or thermodynamical potentials. Really sorry. तो आप जब डेफिनेशन लिख देंगे थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स की या थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस की, ये सारा जो फॉर्मूलेशन है ये दिया किसने था, गिब्स अंकल ने दिया था। सो गिब्स फॉर्मूलेशन भी हम इसको क्या देते हैं, ही वाज अमेरिकन फिजिस्ट जिन्होंने फॉर्मुलेट किया कुछ कंडीशंस को। सो लेट अस डिस्कस अ सिस्टम विच अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया, ये सिस्टम स्टेट ए से लेके स्टेट बी तक चेंज होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्टेप्स, सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है उसको मैं लिखूंगी फाइनल एंट्रोपी एस बी माइनस इनिशियल एंट्रोपी एस ए, और मुझे पता है इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एस, और जो हमारी लिमिट्स रहेंगी वो फ्रॉम स्टेट ए से स्टेट बी रहेंगी, और ये हमें पता है इट इज़ ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाय टी, इंटीग्रेशन एज सच रहेगा फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ये हमने थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी में बात करी है। यहाँ पर एस बी इज द फाइनल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट बी एंड एस ए इज द इनिशियल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट ए। जो इक्वालिटी साइन है यहाँ पर ये वाला, दिस रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो इनइक्वालिटी का साइन है दिस रिप्रेजेंट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। From this equation 1 we can conclude that for an elementary change in the state of the system, the essential requirement is ds is greater than or equal to delta q by t। अगर मैं t को इधर ले जाऊं it will become ts greater than equal to delta q। हमें आप कहेंगे हमें मल्टीप्लाई करना आता है तो कीजिए। इसके बाद I will be using first law of thermodynamics. So according to first law of thermodynamics, delta Q is equal to du plus PdV. Heat supply to the system can be consumed into two ways. One part of the heat is consumed in changing the internal energy of the system, and few part is used to perform work. So this is equation number 3. Now put this equation number 3 इन दिस इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसमें इसको पुट कर देते हैं तो मुझे पता है ये जो डी क्यू है टी डी एस दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, यानी कि डी यू प्लस पी डी वी को लेस देन या इक्वल टू होना पड़ेगा टी डी एस के। मैं इधर लिख देती हूँ। सो डी यू प्लस पी डी वी इज लेस देन और इक्वल टू टी डी एस। मैंने इसी एक्सप्रेशन को
लेफ्ट राइट करके लिख लिया है, लेफ्ट राइट। सो अब हम क्या करेंगे, TDS का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं ऑन अदर साइड। सो वी कैन राइट DU प्लस PDV माइनस TDS लेस देन इक्वल टू 0। ये TDS टैक्स डिडक्शन स्कीम नहीं है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड DS इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज आप मान लीजिए 3 तक हो गई थी इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक हम बात कर सकते हैं दिस इक्वेशन 4, दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड and by using both first law of thermodynamics एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों को यूज़ करके हमने इसको डिराइव किया है। सो इट रिप्रेजेंट्स द नेसेसरी कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। भैया इतने सारे चैप्टर्स के अंदर आपने इस बात को डिस्कस कर लिया कि हीट देंगे ये ब्लाम 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 काम करेगी जाके, और इस सेकेंड लॉ ने कह दिया, जीरोथ लॉ ने बता दिया भैया टेम्परेचर नाम की एक एंटिटी होती है और वो सिस्टम को थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करवाने में हेल्प करती है। फर्स्ट लॉ ने बता दिया कि भैया हीट देंगे तो कुछ पार्ट एनर्जी में जाएगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, कुछ पार्ट वर्क परफॉर्म करेगा। फिर सेकंड लॉ बताता है कि भैया इतना इतना पोर्शन एनर्जी और वर्क डन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये बात तो किसी ने नहीं बताई कि वर्क होगा भी या नहीं, प्रोसेस पॉसिबल भी है या नहीं। तो वो पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या है, दिस इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस द नेसेसरी कंडीशन फॉर occurrence of a thermodynamical process। अब हम कुछ वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे, जैसे कि आइसोथर्मल कम आइसोबैरिक प्रोसेस है तो क्या होगा, आइसोबैरिक कम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है तो ये इक्वेशन क्या होगी, कौन कौन से वेरिएबल्स क्या क्या फॉर्म लेंगे, लेट अस डिस्कस नाउ। आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात करी है डिटेल में कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन के बाद वी आर डिस्कसिंग special cases. So first of all I am going to discuss for isothermal cum isobaric process। for isothermal हमने अभी बात करी, आइसो मतलब यहाँ पर रहेगा सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, कि टेम्परेचर सेम रहे, कम आइसोबैरिक हम दो क्वांटिटीज़ को साइमल्टेनियसली कांस्टेंट रख के देखना चाहेंगे। मैंने दोनों जगह आइसोथर्मल लिख दिया, इट इज़ आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें इस इक्वेशन की क्या कहानी रहेगी, देखिए अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर और प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब चेंज कहाँ पर आ रहा है, U में, V में, D में। सो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, मैंने D सबका D बाहर ले लिया, आई कैन राइट सो U माइनस PV माइनस TS लेस देन इक्वल टू 0 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों क्वांटिटीज़ तो कांस्टेंट ही हैं। जब मैं डेरिवेटिव लूँगी D का DU, इसका PV का PDV और TS का TDS बन जाएगा। सो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे पता है दिस U माइनस PV माइनस TS इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड वी कॉल इट गिब्स फंक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल G। इसको मैं G लिख देती हूँ, DG लेस देन इक्वल टू 0 वेयर दिस G इज कॉल्ड गिब्स फंक्शन एंड इट इज रिटन एज U माइनस PV माइनस TS। इसको हम ये लिखेंगे और इसको क्योंकि हमने G लिख दिया है सो DG लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो आइसोथर्मल कम आइसोबैरिक प्रोसेस takes place in such a manner so as to make either G constant और मिनिमम, क्योंकि DG या तो इक्वल टू 0 होगा। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमने पहले ही बात करी, इक्वालिटी साइन इज
corresponding to reversible process and inequality corresponds to irreversible process. तो reversible process में dg 0 यानी कि g constant और irreversible process में it is less than 0, इसका मतलब ये minimum value लेगा. So in mechanics also we know that a process takes place so as to keep potential energy constant or minimum. Therefore this Gibbs function g behaves just like potential energy. I must say that it is playing the same role as potential energy is playing in mechanics. So Gibbs function is playing in thermodynamical physics. That is why this Gibbs function g is also called thermodynamical potential. अब आपको समझ आया होगा कि हमने स्टार्टिंग में इनको क्यों डिफाइन किया था, बिकॉज दिस गिव अस द कंडीशंस कि इसको फॉलो करेंगे तो प्रोसेस होगा, अदरवाइज प्रोसेस होगा नहीं. सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस विच आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. सो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल और आइसोबैरिक है तो ये जो गिब्स फंक्शन g है इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर dg की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर मिनिमम नेगेटिव होनी चाहिए. इसका मतलब जो g है वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम. सो सेकंड केस आई एम गोइंग टू डिस्कस आइसोबैरिक कम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस. आइसोबैरिक कम आइसो एंट्रोपिक process. Isobaric process is the process in which pressure remains constant and isoentropic is the process in which entropy remains constant. So मुझे पता है कि अब मैं उस process से डील कर रही हूँ जहाँ पर pressure as well as entropy are constant. तो मेरी expression यही है फिर से, यहाँ पर pressure constant है और entropy constant है. entropy के constant होते ही S becomes constant so ds becomes 0. तो ये term इस expression में से हट जाएगी और क्योंकि pressure भी constant है so dp भी 0 हो जाएगा और ds भी 0 हो जाएगा. मेरी इस एक्सप्रेशन में dp तो है ही नहीं है तो ds है तो ये टर्म 0 हो जाएगी. सो वी विल बी लेफ्ट विद du प्लस pdv लेस देन इक्वल टू 0. ये कंडीशन मेरे पास आ गई. अब मैं यहाँ से भी d को बाहर निकाल लूँगी. सो u प्लस pv इज लेस देन इक्वल टू 0 और u प्लस pv इज टर्म एज एंथैल्पी h. Here H is equal to U plus PV is the heat content of the system at constant pressure. It is also called enthalpy of the system. So such processes which are isobaric cum isoentropic in nature can take place, will take place so as to keep enthalpy either constant और मिनिमम. तब ये भी क्योंकि मुझे वही बता रहा है, वही रोल प्ले कर रहा है जिस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी प्ले करती है तो उसी टाइप से ये भी वही रोल प्ले कर रहा है. सो एंथैल्पी इज ऑल्सो अ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल. अब इंडिविजुअली कि गिब्स फंक्शन क्या है, इसकी रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है, एंथैल्पी क्या है, इसकी रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. धीरे 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 सब कुछ करेंगे, करते चलिए बस आप. सो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गई, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए. And after this we will be discussing the third example, isothermal cum isochoric process. इस इक्वेशन को मैं यही लिखा रहने देती हूँ. I am going to write it here. थर्ड केस हमारा है isothermal cum isochoric process. आइसोबैरिक के साथ आइसोथर्मल का कॉम्बिनेशन ले लिया है. अब हम लेंगे isothermal cum isochoric process. The process in which temperature remain constant is called isothermal process and the process in which volume remains constant is called isochoric process. So temperature and volume are constant here. So इसका मतलब dt 0 हो जाएगा and dv क्या हो जाएगा 0. तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4, इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे और वो मॉडिफिकेशन क्या रहेगी हमें पता है. dt 0 है, dt हमारे पास है नहीं, dv 0 है वो हमारे पास है. तो सेकेंड टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इट विल बिकम 0. सो du माइनस tds लेस देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन. फिर से मैं d को बाहर निकालूंगी, टर्मिनोलॉजी सेम रहती है, u माइनस ts लेस देन इक्वल टू 0. अब u माइनस ts इसको हम फिर से एक नया नेम देंगे, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी. इट इज़ डिनोटेड बाय f. सो हियर f इज इक्वल टू u माइनस ts इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी. अभी थोड़ी देर पहले गिब्स फ्री एनर्जी करी थी, g गिब्स फंक्शन, अब यहाँ पर आ गया हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी.
क्या होती हैं ये चीज़ें, इनका रियल लाइफ मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी तो जस्ट ये पिक्चर में आई हैं, इन सामने आया है कि ये भी होता है, अभी ये क्या होता है इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे. सो द प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल कम आइसोकोरिक विल टेक प्लेस इन सच अ मैनर टू कीप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ईदर कांस्टेंट और मिनिमम. तो ये भी एक कंडीशन आ गई. नाउ द फोर्थ कंडीशन आइसोकोरिक कम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस. आइसोकोरिक का आइसो एंट्रोपिक के साथ कॉम्बिनेशन अभी हमने नहीं लिया था, तो वो अब हम लेंगे. देखिए कितना आसान हो गया, मैं वहीं पर इरेज करके लिखती जा रही हूँ. आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, यू मे फील जेलस, कर सकते हैं, कोई बात नहीं. सो आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, so dV will be 0. Isoentropic entropy constant, so ds will be 0. so dV 0 ds 0 हम दोनों इस फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक अकेला बेचारा du बच गया, और सीधा सीधा हमारे पास कंडीशन आ गई कि द प्रोसेस विच इज़ आइसोकोरिक एंड आइसोएंट्रोपिक इन नेचर विल टेक प्लेस इन सच अ मैनर टू कीप इंटरनल एनर्जी ईदर कांस्टेंट और मिनिमम. तो ये जो चार इक्वेशंस आ गई कि गिब्स फ्री फंक्शन जो है, गिब्स फंक्शन है वो या ज़ीरो होना चाहिए या मिनिमम, एंथैल्पी ज़ीरो या मिनिमम होनी चाहिए, एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ज़ीरो या मिनिमम होनी चाहिए, एंड जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो या मिनिमम होनी चाहिए रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस में. अगर प्रोसेस आइसोथर्मल कम आइसोबैरिक है तो गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी ईदर ज़ीरो और कांस्टेंट. अगर प्रोसेस आइसोबैरिक कम आइसोएंट्रोपिक है तो एंथैल्पी मस्ट बी ईदर मिनिमम और ज़ीरो. And if process is isothermal and isochoric, then Helmholtz free energy must either be in minimum or it must be constant. If the process is isochoric and isoentropic, then the process will take place in such a manner to keep either internal energy constant or minimum. So ये जो चार conditions आ गई हैं, dg less than equal to 0, dh less than equal to 0, df जो है ये वाला less than equal to 0 and this du जो है less than equal to 0. These four equations represents the four state functions or state variables, and those are internal energy, Helmholtz free energy, enthalpy and Gibbs free energy. और इंटरनल एनर्जी आपको पता है U से डिनोट होती है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को F से डिनोट किया, इट इज़ U माइनस Ts, और जो एंथैल्पी है उसको हमने H से डिनोट किया था, इट वाज U प्लस PV, एंड गिब्स फ्री फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू उसको हमने डिफाइन किया था U प्लस PV माइनस Ts. तो ये था गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री फंक्शन. सो ये जो है, ये जो चारों वेरिएबल्स हमने नए किए हैं, दीज हैव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स. तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स, या गिव अस द ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स. तो अगर तो आ जाता है व्हाट आर थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स, तो इसका जवाब हम अपनी अगली वीडियो में देंगे. ये चार पिक्चर में आए हैं, कहाँ से आए हैं वो जवाब आपको इस वीडियो में मिला है. आज हमने उस क्वेश्चन को किया है कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस फिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू अकर, या गिव द कंडीशंस, गिव द रिस्ट्रिक्शंस विच आर रिक्वायर्ड विच मस्ट बी फॉलोड बाय थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस टू प्रोसीड. कि अगर एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है, इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो ये कंडीशंस डेफिनेटली फॉलो होंगी. तो आज हमने वो कंडीशंस करी हैं. अब इन कंडीशंस के अंदर चार नए चेहरे, इनमें से एक इंटरनल एनर्जी थोड़ा पुराना चेहरा है, बाकी तीन नए चेहरे या नई क्वांटिटीज़ या नए स्टेट वेरिएबल्स हमारे सामने आ गए हैं, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी. ये क्या होते हैं, इनकी क्या वैल्यूज़ रहती हैं, और इनके फॉर्मूले ये क्यों हैं, इनकी रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, और इनका रियल मीनिंग क्या है, ये हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल्दो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.